AF85 हिंदी। क्या तुम्हारा हम विकृत लोगों की श्रेणी में शामिल होना ठीक है? मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा। लियोनेल उनकी प्रतिक्रिया पर हंस पड़ा। वह तो बस मजाक कर रहा था। उसे अभी ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं थी, या यूं कहें कि ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो उसे इस वक्त अचानक किसी स्ट्रिप क्लब में जाकर मिल जाए और जो आसमान से गिरती हुई पाई जैसी न हो। लियोनेल जानता था कि ऐसे मामले में उसे कुछ उपयोगी मिलने की संभावना न के बराबर है, बल्कि उसने यह विचार सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और था, एक सूचना नेटवर्क। एलेक्जेंडर द एपेक्स किंगडम से युद्ध करते समय लियोनेल ने बहुत पहले ही न केवल जानकारी प्राप्त करने का, बल्कि अपने दुश्मन की जानकारी को नष्ट करने का भी महत्व सीख लिया था। इस सब में परेशानी ये थी कि लियोनेल को भी यह ठीक से पता नहीं था कि यह सब कहाँ से शुरू किया जाए। अब हालात ऐसे थे कि उसके पास 9 अधीनस्थ थे। उसके 8 भाई यहाँ थे और एल्थोप, जिसे उसने पहले ही ओरिक्स पर नियंत्रण करने के लिए भेज दिया था, एक ऐसा काम जो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक सूचना नेटवर्क, विशेष रूप से ऐसा नेटवर्क जो कम से कम पूरी आकाशगंगा को कवर करने के लिए आवश्यक हो, उसकी वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक था। इसका तार्किक जवाब पहले से मौजूद सूचना नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा। लियोनेल को यकीन था कि उसे कई नेटवर्क मिल जाएंगे, लेकिन उन सूचना नेटवर्कों की समस्या यह है कि उनकी गोपनीयता सिर्फ उनके फायदों तक ही सीमित थी। यदि लियोनेल ने महाशक्तियों के उत्थान और पतन से संबंधित बड़ी मात्रा में सूचनाएं खरीदना शुरू कर दिया और इस तथ्य का उल्लेख भी नहीं किया कि वर्तमान में ऐसा करने के लिए उसके पास धन नहीं है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये सूचना नेटवर्क इसका लाभ न उठा सके। बेशक लियोनेल भी इसका फायदा उठा सकता था और वह जो चाहता था उसकी झूठी छवि पेश करने के कठिन रास्ते पर चल सकता था, जबकि वह उस जानकारी को चुरा सकता था जिसकी उसे वास्तव में जरूरत थी। हालांकि ऐसा तभी संभव होगा जब उसे पहले से ही कई चीजों के दायरे की पूरी समझ हो। लेकिन अगर उसे यह समझ होती तो उसे शुरुआत में सूचना नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती? और बस इसी तरह वह फिर से शुरुआती स्थिति में आ गया। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद कई लोग निराश हो जाते, लेकिन लियोनेल मन ही मन मुस्कुराया। ऐसी चुनौती उसे कब से महसूस नहीं हुई थी। वह अपनी मुस्कान कैसे रोक सकता था? दुर्भाग्यवश जब लड़कों ने लियोनेल की आंखें चमकती हुई और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान देखी, तब भी उन्होंने सोचा कि वह स्ट्रिप क्लब के बारे में सोच रहा है। एलन ने अपना सिर हिलाया और अपना चश्मा नाक पर चढ़ा लिया। टोपी पहले ही गिर चुकी है। मुझे लगता है कि हमें उसे बदलने की जरूरत पड़ सकती है, जिसका नाम जल्द ही नहीं बताया जाएगा, इससे पहले कि वह भ्रष्ट हो जाए। ड्रेक ने सहमति जताई। ड्रेक बाकियों से अलग लियोनेल की ही तरह क्वार्टरबैक की पोजीशन पर खेलते थे। बस बात यह थी कि जब लियोनेल सीनियर थे तब वह नए खिलाड़ी थे और लियोनेल की काबिलियत को देखते हुए उन्हें कभी खेलने का मौका नहीं मिला। फिर भी उसने अपने नए साल का ज्यादातर समय लियोनेल की हर हरकत की नकल करते हुए बिताया था, क्योंकि लियोनेल उसका आदर्श था। इसलिए उसने लियोनेल की कई आदतें सीख ली थीं, जिनमें महिलाओं से जुड़ी हर चीज के प्रति पूरी तरह से तिरस्कार भी शामिल था, जब तक कि उसे अपनी आईना नहीं मिल गई। अब तक जो कभी उसकी नकल थी वह असली ड्रेक बन चुका था, इसलिए उसे भी अपने कप्तान को बचाने की जिम्मेदारी महसूस हुई। एलन की बात करें तो वह लगभग अलैंगिक था। उसे औरतों या मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोग्रामिंग पसंद थी। बदकिस्मती से प्रोग्रामिंग का पेशा अपनाने के बजाय उसे 5 स्टार सेफ्टी में डाल दिया गया और छोटी उम्र से ही उसे फुटबॉल खेलने पर मजबूर कर दिया गया। और अध्याय देखना चाहते हैं? कृपया पैंडा योजक चिन्ह novel.co.uk पर जाएं। और भी निराशाजनक बात यह थी कि उसने जो क्षमता जागृत की थी उसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं था, जिससे वह और भी उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया उसे वह काम नहीं करने देना चाहती थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। ठीक है, ठीक है, लियोनेल हंसा। अभी स्ट्रिप क्लब को भूल जाओ। थोड़ी देर में मैं एक ऐसी विरासत के लिए वहां से निकलने की योजना बना रहा हूं जिसे मैं बहुत समय से टाल रहा हूं। जब तक मैं तीसरे आयाम को छोड़कर चौथे और शायद पांचवें आयाम में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। लियोनेल जानता था कि वह चौथे आयाम में तेजी से आगे बढ़ पाएगा। अपने धातु शरीर की बदौलत उसका शरीर पहले से ही लगभग पूरी तरह से तैयार था। हालांकि ज्यादातर प्रतिभाओं को भी इसमें सालों लग जाएंगे, लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्ते या महीने लगने चाहिए, सैद्धांतिक रूप से खैर। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे निश्चित रूप से पहले आयामी सफाई के बाकी हिस्सों की आवश्यकता थी। तुम फिर से जा रही हो?
राज ने मुंह बनाया। इतने बड़े आदमी के लिए उसने जो चेहरा बनाया वह लगभग मनमोहक था। लियोनेल मुस्कुराया। इस बार मैं ज्यादा देर तक दूर नहीं रहूंगा। सच कहूं तो मैं वादा करता हूं कि अब से हम जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे साथ साथ चलेंगे। ऐसा वादा सुनकर समूह की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल को भी एहसास हो गया था कि वह उनकी उपेक्षा कर रहा था। चूंकि ऐसा ही था इसलिए कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। अगर लियोनेल पर किसी बात का भरोसा था तो वह यही कि वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोग सही हैं। अपने संगठनों को अंदर से बाहर तक ध्वस्त करने की कोशिश करना मुश्किल साबित होगा। इसके बजाय मैं बस यही चाहता हूं कि आप उन पर नजर रखें और जानकारी इकट्ठा करें। यहां तक कि जो चीजें आपको बेकार लगती हैं उन्हें भी नोट कर लें और बेहतर होगा कि उन्हें याद कर लें। चूंकि मैं यहां हूं इसलिए मैं आप सभी को बदले में कुछ दिए बिना नहीं जाऊंगा। लियोनेल ने कमरे पर नजर दौड़ाई। उसने बहुत लंबे समय तक सबको अपने आप बढ़ने और बेहतर होने दिया था। अगर वह राजा बनना चाहता था तो सिर्फ उसका युद्ध कौशल ही महत्वपूर्ण नहीं था। उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि उसके आसपास के सभी लोग भी विकसित हों। और सौभाग्य से उन्होंने क्षमता सूचकांक के आधार पर इसके लिए एक उत्तम तकनीक तैयार कर ली थी। स्वप्न पाथ, ड्रीम पाथ ने एबिलिटी इंडेक्स और आईना की क्षमता दोनों से प्रेरणा ली। लियोनेल को हमेशा से यह बात दिलचस्प लगती थी कि आईना अपनी प्रगति के अगले चरण को सहजता से समझ लेती है और वह सोचता था कि ऐसी क्षमता होने पर कैसा महसूस होगा। बेशक लियोनेल को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि ड्रीम पाथ आईना की अपनी जन्मजात क्षमता के आसपास भी उतना ही अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा यह शायद 1 या 2% प्रभाव ही दिखा पाएगा। फिर भी लियोनेल को लगा कि यह उसके साथियों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काफी मददगार होगा। ये स्पष्ट था कि वे अपने दम पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे थे। अगर कोई उनके आयामों को देखे तो वे पहले ही उससे बहुत पीछे छोड़ चुके थे। लेकिन लियोनेल उन्हें और अधिक केंद्रित विकास देना चाहते थे। जोएल, आप ब्लेड एफिनिटी एबिलिटी इंडेक्स में आते हैं, है ना? जोएल ने सिर हिलाया। शुरुआत में वह अपने हथियारों में सिर्फ धारदार आभा ही जोड़ पाता था, लेकिन अब वह उससे कहीं आगे बढ़ चुका था। उसमें और क्रिम्सन हॉल वाली एमना में बस इतना ही फर्क था कि एमना छोटे ब्लेड और खंजर बनाने में माहिर थी, जबकि एमना को भाला या भाला जैसे पोलार्म हथियार ज्यादा पसंद थे। फिलहाल वह अभी भी वही डी ग्रेड पाइक इस्तेमाल कर रहा था जो उसने अपने पहले जोन में हासिल किया था, लेकिन हथियारों के मामले में उसे औसत दर्जे का बनाए रखने के लिए यह अभी भी काफी था। भावनात्मक महत्व के कारण उसने इसे ज्यादातर नहीं बदला था। आप अपने सार्वभौमिक चक्रों को समझने में कितने आगे हैं? मैंने सर्दी और गर्मी को तो समझ लिया है, लेकिन मुझे हल्की बसंत और पतझड़ को समझने में दिक्कत हो रही है। लियोनेल ने जोएल से कई प्रश्न पूछना जारी रखा, फिर वह अपनी आंखें बंद करके चुप हो गया। कई मिनट बाद लियोनेल ने अपनी उंगली आगे बढ़ाकर जोएल के माथे पर रख दी। उस पल जोएल को एक सपने जैसा कुछ महसूस हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह हर पल पूरी तरह से स्पष्ट था। सब कुछ इतना स्पष्ट था कि वह लगभग हर कदम पर अभिनय करने लगा। सपने में न तो कोई शब्द थे और न ही कोई स्पष्ट सलाह। यह एक एहसास जैसा था। जोएल को लगा जैसे वह जीवन के कई वर्षों का अनुभव कर रहा है और हर गुजरते पल के साथ समझदार होता जा रहा है। सपने के अंत में उसे ऐसा लग रहा जैसे उसे आगे का एक धुंधला रास्ता दिखाई दे रहा हो। लियोनेल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी उंगली वापस खींच ली। अगर वह चाहता था कि जोएल और बाकी लोग खुद ही सब कुछ समझ लें, तो वह उन्हें सिर्फ समझ नहीं दे सकता था। इसके बजाय वह उन्हें आगे के रास्ते का एक स्पष्ट एहसास दे सकता था, जिससे एक अपरिचित रास्ता भी उन्हें जाना पहचाना लगने लगे। फिलहाल लियोनेल उनके लिए लगभग 1 साल आगे का अनुकरण करने में सक्षम था। इससे वे जो प्रक्रिया 1 साल में पूरी कर पाते उसे समय के एक अंश में सरल बना पाते। यही ड्रीम पाथ था। लियोनेल जानता था कि वह ज्यादा समय का अनुकरण कर सकता है, लेकिन जितना ज्यादा वह जोर लगाएगा उसकी सटीकता उतनी ही कम होगी और उनके रास्ते से भटकने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। उसके मौजूदा स्तर के हिसाब से ये सबसे अच्छा नतीजा था। जोएल के साथ काम खत्म होने के बाद लियोनेल मिलान चले गए। मिलन, आपकी ऊर्जा ढाल क्षमता सूचकांक लगभग परावर्तन चरण पर है, सही? हाँ, मिलन ने सिर हिलाया। बहुत करीब, लेकिन मुझे शक है कि अगर हम एक आयाम ऊपर जाएं तो भी यह शून्यकरण चरण तक पहुंच पाएगा। और आपके सार्वभौमिक चक्र? मिलान ने अपना सिर खुजलाया। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्या यह सिर्फ हथियारों और तत्वों के लिए ही नहीं है?
अगर किसी क्षमता के साथ इसे एकीकृत करना संभव होता तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि इसे अपनी क्षमता के साथ कैसे एकीकृत किया जाए। लियोनेल ने सिर हिलाया, चुप हो गया और फिर राज की ओर बढ़ने से पहले मिलान के माथे पर अपनी उंगली दबा दी। राज, आपका पृथ्वी आत्मीयता क्षमता सूचकांक थोड़ा अनोखा है। इसे अपने दम पर उच्च स्तर तक बढ़ाना मुश्किल है। पृथ्वी आत्मीयता या किसी भी तत्व आत्मीयता क्षमता को कई संभावित शाखाओं वाले विकास पथों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ पथ तत्व के आयतन पर केंद्रित थे जिसे स्थानांतरित किया जा सकता था, अन्य तत्व के स्वयं के विकास पर केंद्रित थे जैसे लाल ज्वाला से नीली ज्वाला तक, और फिर भी कुछ अन्य सहायक क्षमताओं पर केंद्रित थे जिन्हें उत्पन्न किया जा सकता था। उदाहरण के लिए सुप्रीम मोनेट के अग्नि आत्मीयता क्षमता सूचकांक ने ऐसी क्षमताएं विकसित की जो उसे ठीक कर सकती थीं। ये तीसरी श्रेणी में आता है। क्या आप और अध्याय पढ़ना चाहते हैं? पांडा पर INOVEL.com। जहां तक राज की बात है, लियोनेल का मानना था कि वह दूसरी श्रेणी में आता है, तत्व का विकास। इसका मतलब था कि राज की ताकत उसके द्वारा हिलाई जा सकने वाली मिट्टी के आयतन में नहीं, बल्कि उसके द्वारा उत्पादित मिट्टी की गुणवत्ता में निहित होगी। एल्थोर के अराजक कण बल जैसी कोई चीज राज की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जहां तक सबसे सरल लक्ष्य की बात है तो वह उनके पैरों के नीचे की सामान्य धरती होगी। हालांकि ये सिर्फ एक उदाहरण है। लियोनेल जानता था कि राज का विकास पथ खास तौर पर कार्बन से जुड़ा है। अगर तीसरा आयाम ही उसका चरम होता तो वह हीरा, ग्राफीन या बकी पेपर जैसी किसी चीज को अपना लक्ष्य बनाता। उच्च आयामों में और भी अनोखी संरचनाएं बनानी होंगी और यह सब राज के प्रशिक्षण और चतुराई पर निर्भर करेगा। दुर्भाग्य की बात यह थी कि राज इस क्षेत्र का सबसे तेज औजार नहीं था। यहां तक कि अब तक वह सामान्य मिट्टी का ही इस्तेमाल कर रहा था, मानो यही उसकी सीमा हो। यदि कोई इन सभी आठों का वस्तुनिष्ठ मापन करे तो राज की योग्यता निश्चित रूप से सबसे अधिक संभावित थी और वह उन कुछ योग्यता सूचकांकों में से एक था जिनकी शीर्ष तक पहुंचने की यात्रा सरल 5 चरणों वाली नहीं थी। लेकिन विडंबना यह है कि राज के लिए यह मुश्किल काम लियोनेल के लिए मार्गदर्शन करना सबसे आसान बना दिया। बाकी सभी के विपरीत, जिनके साथ लियोनेल को सूक्ष्मता से पेश आना पड़ता था, राज के साथ लियोनेल कदम दर कदम प्रगति को अपने दिमाग में उकेर सकता था। राज रासायनिक संरचना की बारीकियों को कभी नहीं समझ पाता। हालांकि लियोनेल उसे अनुभूति समझा सकता था ताकि वह इसे स्वाभाविक रूप से कर सके। अगर कोई था जो राज को खनिजों और चट्टानों की बारीकियों में मार्गदर्शन दे सकता था तो वह लियोनेल ही था। इतना ही नहीं, लियोनेल राज के लिए अनोखी संरचनाओं का अनुकरण भी कर सकता था जिन्हें वह बना और इस्तेमाल कर सकता था, जो शायद दुनिया में प्राकृतिक रूप से मौजूद भी नहीं थी। ये लगभग अफसोस की बात थी कि यह क्षमता राज में पैदा हुई थी, लियोनेल में नहीं। लियोनेल को यकीन था कि जब तक वह वापस आएगा, राज उन आठों में सबसे ताकतवर होगा। मैं ऐसा कर सकता था। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? राज ने अपनी मांसल हथेली से अपने माथे पर जोर से मारा, जिससे लियोनेल की हंसी फूट पड़ी। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए लियोनेल ने एलन की ओर देखा। एलन, तुम हमेशा से एक प्रोग्रामर बनना चाहते थे, है ना? क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं? एलन की आंखें उसके चश्मे के नीचे चमक रही थी जब वह लियोनेल को कुछ ज्यादा ही जोश से घूर रहा था। कोई भी यही सोच सकता था कि उसका इरादा मेज के ऊपर से कूदने का था, जैसे गिल ने पहले लगभग किया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। क्या तुम्हारे पास कुछ है, कैप? सब कितने कंजूस हैं। मुझे अपनी जरूरत की जानकारी धरती पर कभी नहीं मिल पाती जैसे हमें मिल जाती है। अगर हम उसे घर वापस नहीं ले जा पाते तो भी कम से कम स्कूल में तो सब कुछ था। एलन का उत्साह धीरे धीरे उदासी में बदल गया। लियोनेल के भाइयों को उसकी पृष्ठभूमि का अंदाजा नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि लियोनेल भी उसे ठीक से नहीं समझता था। लियोनेल मोरालेस या लेक्सेनिक्स परिवारों को समर्थक नहीं, बल्कि ऐसे संबंध मानता था जिन पर उसे भविष्य में नियंत्रण रखना होगा। इस आयामी छंद की कार्यप्रणाली को देखते हुए उसे इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि ये परिवार उसे खुले दिल से स्वीकार करेंगे। चूंकि लियोनेल भी अनिश्चितता में था, इसलिए उसके साथी खिलाड़ी और भी ज्यादा अनिश्चितता में थे। हालांकि लियोनेल उनसे ज्यादा ताकतवर और जाहिर तौर पर ज्यादा प्रतिभाशाली था, फिर भी उसके संसाधनों के संचय के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं था। पृथ्वी पर तीसरे स्थान पर रहने वाली अकादमी के छात्रों के रूप में उनके पास इतनी जानकारी थी कि वे अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पढ़ सकते थे। हालांकि इस जानकारी को परिसर से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध थे, लेकिन लाइब्रेरी में देर रात तक रुककर इसे ठीक किया जा सकता था।
लियोनेल ने ऐसा नहीं किया था और इसलिए वह अपनी कक्षा में आए ना, और विडंबना यह है कि एलन दोनों के बाद तीसरे स्थान पर था। इसका एकमात्र कारण यह था कि उसे अपने स्वर्ग द्वीप पर लौटने के लिए एक कार्यक्रम का पालन करना था। आयामी छंद इसके बिल्कुल विपरीत था। जिसके पास भी जानकारी होती थी वो उसे हमेशा अपने पास रखता था, और यहाँ तक कि संगठन भी उसे ऐसे दरवाजों के पीछे रखते थे जहाँ उसे पाने के लिए पुण्य या योगदान की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि कुछ ऐसी जानकारी भी थी जो आपको बिना किसी बराबरी के दर्जे के, चाहे कितने भी पुण्य हो, कभी नहीं मिल सकती थी। तो ये स्पष्ट था कि एलन इतना दबा हुआ क्यों महसूस कर रहा था। डायमेंशनल वर्ल्ड्स में प्रोग्रामिंग या कोडिंग से जुड़े क्षेत्र सबसे ज्यादा बंदिशों में से थे। फोर्स क्राफ्टिंग या फोर्सपिल क्राफ्टिंग जैसी चीजें या कई अन्य शाखाएं उनके मालिकों द्वारा विशेष रूप से संरक्षित थीं। यही वजह थी कि जैक बेनाला ने इतने लंबे समय तक काइला का फायदा उठाया था। एलन के सवाल पर लियोनेल मुस्कुराया। सीधे जवाब देने के बजाय उसने अपना ही सवाल पूछ लिया। आपकी योग्यता क्या है? मेरे पास एक चुंबकीय क्षमता है। मैं किसी भी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र लागू कर सकता हूं। यह अकार्बनिक पदार्थों पर सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन मैं इसे त्वचा जैसे कार्बनिक पदार्थों पर भी कर सकता हूं। लेकिन यह मेरी अपनी त्वचा पर सबसे अच्छा काम करता है। अगर मैं किसी और पर चुंबकीय क्षेत्र लागू करना चाहूं, तो इसके लिए स्पर्श की आवश्यकता होगी, क्योंकि आमतौर पर अगर मैं इसे दूर से लागू करने की कोशिश करता हूं, तो मेरी यह क्षमता फोर्स्किन द्वारा प्रतिकर्षित हो सकती है। लियोनेल की मुस्कान बढ़कर मुस्कुराहट में बदल गई। आप हमारी कक्षा में प्रथम थे, लेकिन आप यह नहीं समझ सकते कि ऐसी योग्यता कितनी उपयोगी होगी। एलन ने अपना चश्मा ऊपर उठाया। तुम चाहते हो कि मैं इसे सिर्फ लड़ाई को और आसान बनाने के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल करूं? एलन अपनी क्षमता का इस्तेमाल वाकई काफी कुशल और चतुराई से करता था। वह अपनी गति और आक्रमण शक्ति बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल सतहों पर करता था। वह इन्हें उल्टा भी लगा सकता था ताकि एक रक्षात्मक अवरोध के रूप में काम कर सके, जो हमलों को धीमा कर सकता था और कभी कभी पूरी तरह से रोक भी सकता था। इसके अलावा वह एक तरह के पूर्ण मृत्यु क्षेत्र पर काम कर रहा था, जो उसकी क्षमता का इस्तेमाल लंबी दूरी तक कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि राज की क्षमता में सबसे शक्तिशाली बनने की क्षमता थी, लेकिन एलन की बुद्धिमत्ता और अपनी क्षमता का उपयोग करने की कुशलता उसे राज से भी आगे ले जाती। राज की सोच बहुत ही सरल थी और उसे सिर्फ कुछ सुझावों से नहीं बदला जा सकता था। और अध्याय देखना चाहते हैं? कृपया पैंडा योजक चिन्ह novel.com पर जाएं। हालांकि जहां तक लियोनेल का सवाल है, उसके मार्गदर्शन से वे सभी शक्तिशाली बन गए थे। आप वस्तुतः एक जीवित सांस लेती बैटरी हैं। चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग बिजली से लेकर परमाणु सम्मेलन तक किसी भी चीज को बनाने के लिए किया जा सकता है। एलन ने भौहें चढ़ाईं। मुझे पता है, लेकिन पृथ्वी की तकनीक डायमेंशनल वर्से में बेकार है। उसे इस तरह इस्तेमाल करने का क्या मतलब होगा? खैर, यह उतना ही बेकार है जितना आप इसे होने देते हैं। अगर आपके पास ऐसी क्षमता नहीं होती तो मैं शायद आपको हार मानने के लिए कहता। लेकिन यह तथ्य कि आप ऐसा करते हैं इसे पूरी तरह से अलग कहानी बना देता है। जानते हो मैंने यहाँ अपनी यात्रा में क्या देखा? लियोनेल रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। 5वें आयाम के तारे भी नाभिकीय सम्मेलन से गुजरते हैं। वे जो ऊर्जाएं उत्पन्न करते हैं वे अलग अलग होती हैं और इस प्रक्रिया में यहाँ वहाँ कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का मूल नहीं बदलता। एलन की आंखें अचानक चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है? जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है कि चुंबकत्व का वैसा ही प्रभाव जारी रहेगा जैसा कभी तीसरे आयाम की पृथ्वी पर था। हो सकता है कि आपको पृथ्वी की तकनीक को उच्च आयामों तक पहुंचाने का कोई शॉर्टकट मिल जाए। ज्यादा उत्साहित मत होइए। लियोनेल हंसा। मुझे लगता है कि आप वाकई पहले नहीं होंगे। मुझे शक है कि शीर्ष स्तर पर तकनीक का पूरी तरह से अभाव है, और अगर है भी, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसे हासिल करना हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हमारे पास एक फायदा है। चौथे आयाम में प्रवेश करने से पहले हमारी तकनीक के स्तर तक पहुंचने वाली दुनियाएं बहुत कम होंगी। हमारी तीसरे आयाम की तकनीक चौथे आयाम के अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। दूसरा, हम एक बहुत ही प्रतिभाशाली दुनिया से आते हैं। अगर मेरे पास जो जानकारी है वह सही है तो हम सबसे प्रतिभाशाली हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह हम ही हैं। और अंत में, भले ही हम स्वयं प्रौद्योगिकी विकसित करने में असफल हो जाएं, यदि आप मूलतः एक संवेदनशील तारा रिएक्टर बन सकते हैं। लियोनेल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि गिल ने शिकायत शुरू कर दी।
अरे किसने 4 आंखों को ऐसी ओपी क्षमता दी? लियोनेल हंसा और एलन के माथे पर उंगली रखकर गिल पर ध्यान केंद्रित किया। हो सकता है अब वह गिल पर ही वार करे। गिल की क्षमता बिजली तत्व से संबंधित थी, लेकिन राज की तरह दूसरी श्रेणी में आने के बजाय उसकी अपनी क्षमता सुप्रीम मोनेट की तरह तीसरी श्रेणी में आ गई। जैसे जैसे उसकी बिजली बढ़ती गई, उसे आयतन, शक्ति या विकास तक पहुंच प्राप्त करने के बजाय विशेष क्षमताओं तक पहुंच प्राप्त होती गई। लियोनेल जो बता सकता था, उसके अनुसार ये सभी क्षमताएं गति से संबंधित थीं, जिससे गिल एक स्पीडस्टर बन गया। हालांकि वह शुद्ध स्पीडस्टर नहीं था, बल्कि वह तत्वों पर निर्भर था। फिर भी कुछ जांच पड़ताल के बाद लियोनेल को एहसास हुआ कि गिल की क्षमता उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म थी और तंत्रिका तंत्र पर खासतौर पर अच्छी तरह काम करती थी। अच्छी बात यह थी कि यह सिर्फ उसके तंत्रिका तंत्र पर ही नहीं, बल्कि दूसरों के तंत्रिका तंत्र पर भी अच्छा काम करती थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद लियोनेल के लिए ड्रीम पाथ के साथ गिल के अगले कदमों की योजना बनाना आसान हो गया। वह न केवल अपनी गति पर बल्कि युद्ध में निवारक उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। राज और मिलन के साथ क्षेत्र नियंत्रण में वह बहुत प्रभावी होगा। इसके बाद लियोनेल ने अर्नोल्ड की ओर रुख किया। कुछ देर तक गौर करने के बाद वह खुद को उसकी जिज्ञासा से मुक्त नहीं कर सका। अपनी योग्यता मुझे समझाओ, अर्नोल्ड। अर्नोल्ड ने अपने बड़े हाथ ऊपर उठाए। इस छोटी सी हरकत से उसकी बाजुओं की मांसपेशियां और नसें फड़क उठी और फड़कने लगीं। इस नज़ारे को देखकर कोई भी सोच सकता था कि उसके पास कोई ताकतवर क्षमता है, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर था। मुझे नहीं मालूम कि इसे क्या नाम दूं, अर्नोल्ड ने अपनी भारी आवाज में कहा, लेकिन मेरी हथेली से ऊर्जा निकलती है जिसमें मजबूत कंपन होता है। लियोनेल अर्नोल्ड के सीधे और सरल जवाब पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कोई सोच सकता था कि उनकी गहरी कर्कश आवाज उनके गले को चोट पहुंचा रही होगी, क्योंकि इतने शब्द तो वह एक बार में ही बोल सकते थे। करो, लियोनेल ने कहा। अर्नोल्ड ने पलकें झपकाईं, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना हाथ लियोनेल की ओर बढ़ाया। लियोनेल की पीली बैंगनी आंखें चमक उठी जब उसने इसे अपनी हथेली से मिलाया। टकराना। उनके प्रहार से नीचे रखी मेज टूटकर बिखर गई। आह नहीं! राज ने भोजन के पीछे छलांग लगाई और अपनी विशाल देह में ऐसी फुर्ती दिखाई जो दिखाने लायक नहीं थी। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जो ट्रैकसूट पहना था उसकी आस्तीन फट गई थी, जिससे उसके नीचे की सुडौल बाहें दिखाई दे रही थीं। इसे रोकने में असमर्थ होने के कारण उसके नीचे रखी कुर्सी टूट गई, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। लियोनेल का हाथ अर्नोल्ड से अलग होने के बाद भी वह उसे लगभग कोशिकीय स्तर पर कांपता हुआ महसूस कर सकता था। अगर उसका धातु शरीर न होता तो शायद उसका हाथ पहले ही फट चुका होता, लेकिन वह बता सकता था कि अर्नोल्ड ने जरूर खुद को रोक लिया था। बहुत खूब। लियोनेल का मानना था कि अर्नोल्ड की योग्यता एक अनोखी श्रेणी में आती है। कभी कभी बिना किसी योग्यता सूचकांक वाली कोई योग्यता सामने आ जाती थी। सेल की अजीबोगरीब फूल पुतली जैसी योग्यता भी इन्हीं में से एक थी। उसके लिए कोई सख्त योग्यता सूचकांक नहीं था और वह धीरे धीरे अपनी योग्यता को मजबूत कर सकती थी और खुद ही उसकी खासियतें समझ सकती थी। क्या आप और अध्याय पढ़ना चाहते हैं? पैंडा योजक चिन्ह एन योजक चिन्ह oval.com पर आइए। पहली नज़र में अर्नोल्ड की क्षमता बिग बुद्ध जैसी लग रही थी, जिसे कैमलॉट जोन में लियोनेल ने मार डाला था। ये क्षमता पाम एफिनिटी एबिलिटी इंडेक्स में आती और शक्ति, आकार और उत्पन्न बल की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत की जाती। हालांकि इस वर्गीकरण में कई समस्याएं थीं। पहली बात, बिग बुद्ध का हाथ शारीरिक रूप से विस्तृत था, लेकिन अर्नोल्ड का नहीं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्नोल्ड द्वारा उत्पन्न यह अनोखी शक्ति अपने आप में एक अलग स्तर पर थी। कंपन उत्पन्न करना एक बात थी, लेकिन कोशिकीय स्तर पर ऐसा करना बिल्कुल अलग बात थी। क्या होगा अगर अर्नोल्ड की क्षमता इतनी बढ़ जाए कि वह इसे आणविक स्तर पर भी कर सके? परमाणुविक स्तर पर क्या होगा? उससे भी गहरे स्तर पर क्या होगा? बेशक यह ध्यान रखना जरूरी था कि लियोनेल का शरीर केवल चौथे आयाम में था, इसलिए पांचवें या उससे ऊपर के आयाम में किसी का सामना करते समय अर्नोल्ड पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। लेकिन फिर भी संभावना अद्भुत थी। आकर्षक। लियोनेल की आंखें चमक उठीं। और आपके सार्वभौमिक चक्र? मैंने उन सभी में महारत हासिल कर ली है, अर्नोल्ड ने सरलता से उत्तर दिया। भाइयों का समूह अर्नोल्ड को ऐसे देख रहा था मानो वह कोई राक्षस हो। उनमें से सबसे अच्छा जोएल भी केवल 2 ही सीख पाया था। वह उन्हें कब बताएगा कि उसने खुद ही सभी सीख लिए हैं? लियोनेल खुद पर हंसने लगा। यह बिल्कुल अर्नोल्ड जैसा था। वह बिना पूछे कोई जानकारी नहीं देता था।
और फिर भी यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह आपको कितना पसंद करता है। अगर आप उसके दोस्त नहीं होते तो वह पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाता। शायद यही वजह थी कि अर्नोल्ड को शुरुआती दौर के प्रतिभाशाली लोगों में जगह नहीं मिली। उनके संगठन को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे कितने शक्तिशाली हैं। और क्या आपने स्वर्गीय शरीर क्षेत्र को छुआ है? 4 ऋतुओं के दायरे से परे स्वर्गीय पिंडों का दायरा था। अर्नोल्ड को पता था कि अगर वह सफल भी हो जाता तो भी वह एक शब्द भी नहीं कहता। इसलिए लियोनेल ने जानबूझकर पूछने का फैसला किया। अर्नोल्ड उस कमरे में सबसे ज्यादा होशियार नहीं था, हालांकि उसके सीधे सादे और दृढ़ व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उसे ऐसी कलाओं को समझने में एक नितांत जानवर बनाता था। वह जानता था कि उसे क्या चाहिए और वह कभी भी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। यह संयोजन उन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एक घातक संयोजन था जो अक्सर भावनाओं पर निर्भर करते थे। इसलिए जब अर्नोल्ड ने अपना उत्तर दिया तो लियोनेल को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे उल्का के बारे में थोड़ी बहुत समझ है। लियोनेल ने भी बाकी सभी लोगों की तरह हल्की सांस छोड़ी। जबकि 4 ऋतु क्षेत्र को ग्रीष्म, शीत, वसंत और पतझड़ की अवधारणाओं में विभाजित किया गया था, स्वर्गीय शरीर क्षेत्र ने स्वर्गीय शरीर के 4 स्तरों की अवधारणा की। उल्का, चंद्रमा, ग्रह और तारे। चौथे आयाम के भीतर रहना और आत्मबोध के माध्यम से उल्का को समझना ब्रह्मांड चक्र बोध के संदर्भ में अर्नोल्ड को आयामी पद्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाता है। एक और बात, अर्नोल्ड, लियोनेल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए कहा, क्या आपने अपनी हथेलियों या अपने शरीर को पूरक बनाने के बारे में समझा? शायद लियोनेल द्वारा पूछा जा सकने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसे सिर्फ अपने पाम्स के लिए समझ लेना ही काफी प्रभावशाली होता। लेकिन अगर वह लियोनेल जैसा होता और सार्वभौमिक बल का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर पाता तो बात ही अलग होती। अर्नोल्ड ने पलकें झपकाईं और उसके चेहरे पर पहली झलक दिखाई दी, उलझन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियोनेल का क्या मतलब है। लेकिन यही तो बात थी, लियोनेल को भी इस बारे में पता नहीं था। कहा जा सकता है कि किस्मत से उसे ये बात यूं ही मिल गई थी। जिस दिन उसने पहली बार यूनिवर्सल साइकिल्स के बारे में जाना और अंकल मोंटेज से बात करने के लिए कैमलॉट जोन से बाहर निकला, उसने यूं ही अपने भाले से लेकर धनुष और अपनी गति तकनीकों तक हर चीज पर यूनिवर्स फोर्स लगाने की बात कह दी थी। उसे तब इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उसने आने वाले समय के लिए एक बीज बो दिया था। हालांकि आयामी पद्य में गंभीरता से कदम रखने के बाद लियोनेल को पता चला कि उसकी सोच क्रांतिकारी थी। आयामी पद्य के इस भाग में कम से कम किसी ने भी तत्वों और हथियारों के साथ उनके प्रयोग के अलावा सार्वभौमिक चक्रों की बात नहीं की। इस वजह से अर्नोल्ड की समझ का दायरा अनजाने में उसके आसपास के लोगों की अज्ञानता के कारण सीमित हो गया था, जिससे उसका विकास सीमित हो गया था। अगर वह बहुत आगे बढ़ जाता तो उसे उलटना भी असंभव हो जाता। उस स्थिति में लियोनेल को ठीक ठीक पता था कि अर्नोल्ड को किस प्रकार प्रगति करनी चाहिए। लियोनेल सेगमेंटेड क्यूब से एक नई मेज लेकर आया और राज को और खाना ऑर्डर करने में मदद की, इससे पहले कि वह बहुत ज्यादा रोए। फिर उसने अर्नोल्ड के माथे पर अपनी उंगली रख दी। अर्नोल्ड के चेहरे के भाव कुछ ही सेकंड में कई बार बदले। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सार्वभौमिक चक्रों को इस तरह समझा जा सकता है। अगर ऐसा हो पाता तो उसकी ताकत में जरा भी कमी नहीं होती। लेकिन अगर वह ऐसा करना चाहता था तो उसे उल्कापिंड की अपनी अवधारणा को त्यागना होगा ताकि एक कदम पीछे हटकर अपनी 4 ऋतुओं की अवधारणा को फिर से गढ़ा जा सके। हालांकि उसी समय लियोनेल ने अर्नोल्ड से भी कुछ सीखा। लियोनेल ने कभी भी 4 ऋतुओं के क्षेत्र से स्वर्गीय पिंडों के क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि वह हमेशा अवचेतन रूप से यही मानता था कि कुछ कमी है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जो कमी थी वह उसके सामने इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जब भी दूसरे लोग सार्वभौमिक शक्ति का प्रयोग करते तो उनकी अवधारणाएं गर्मी की तपती गर्मी या सर्दी की कड़ाके की ठंड के रूप में घटनाएं प्रकट करती, उदाहरण के लिए। लेकिन जब भी लियोनेल अपनी शक्ति का प्रयोग करता तो कुछ नहीं होता। लियोनेल ने पहले सोचा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ऐसा करने की जरूरत से परे जा चुका था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये बात बेमानी लग रही थी। अगर 4 ऋतुओं के क्षेत्र के असली रूप का 4 ऋतुओं से कोई लेना देना नहीं था तो फिर शुरुआत में इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया? अगर इसे ब्रह्मांड के इस कोने में ही इस नाम से जाना जाता होता तो बात अलग थी, लेकिन उसके पिता की डिक्शनरी में भी इसे 4 ऋतुओं का क्षेत्र लिखा था और अंकल मोंटेज ने भी यही कहा था। जाहिर है वह कुछ जरूरी बात भूल रहे थे।
अर्नोल्ड के पास सार्वभौमिक शक्ति के सूक्ष्म प्रयोग का अनुभव था और यहाँ तक कि उनकी संकल्पनाएं कितनी शक्तिशाली थीं, ये देखकर लियोनेल आश्चर्यचकित रह गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सार्वभौमिक शक्ति का प्रयोग दूसरों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था, लेकिन अंततः वह सिर्फ एक खोल ही था। वह अनंत गहराइयों वाले एक ऐसे क्षेत्र के बिल्कुल आरंभ में था और उसने एक कदम भी आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई थी। कितनी मूर्खता! लियोनेल को 2 साल पहले किसी जरूरी चीज से चूक जाने का जो डर था, वह अचानक पूरी ताकत से वापस आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे और ज्यादा मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ होने की जरूरत है। वह अपनी समझ में इतनी बड़ी खामियों को इतने लंबे समय तक जारी नहीं रहने दे सकता था। जैसे ही लियोनेल ने अर्नोल्ड के माथे से अपनी उंगली हटाई, अर्नोल्ड अचानक मुस्कुरा उठे। क्या मैं कुछ गड़बड़ देख रहा हूं? मिलन ने अपना सिर रगड़ा। इस बेवकूफ को मुस्कुराना भी आता है। और अध्याय देखना चाहते हैं? अर्नोल्ड ने मिलान की ओर दृष्टि घुमाई, जो स्पष्ट रूप से मौन तिरस्कार से भरा हुआ था। तुम जाना चाहते हो? हाथों के लिए मांस। अर्नोल्ड ने एक बार फिर कोई जवाब नहीं दिया और मिलान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगता है कि यह कहना गलत होगा कि मिलान और अर्नोल्ड के बीच फ्रेंको और गिल जैसी प्रतिद्वंद्विता थी। मिलान सालों से हार रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी अपनी प्रतिद्वंद्विता नहीं बदल पाएगा। ये कैसी प्रतिद्वंद्विता थी? लियोनेल ने हंसते हुए अंतिम 2, ड्रेक और फ्रेंको की ओर देखा। ड्रेक के पास निशानेबाजी की उच्च स्तरीय क्षमता थी। डबल शॉट के विपरीत उसकी अपनी क्षमता होमिंग क्षमता के साथ आती थी। निशानेबाजी क्षमता सूचकांक को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। हालांकि ड्रेक ने 2 श्रेणियों से ये क्षमताएं हासिल की, जिससे उसे शुद्ध निशानेबाज कहा जाने लगा। शुद्ध निशानेबाज के लिए श्रेणियां इस प्रकार थीं: शार्प, लॉक, कव, होमिंग और मार्क्समैन। शार्प से व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति और यह कि वह शॉट पर कैसे असर डाल सकता है, इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती थी। लॉक से व्यक्ति शार्प की तुलना में ज्यादा मजबूत इंद्रियों से दुश्मन को टैग कर सकता था, जिससे इस स्तर पर व्यक्ति को एक छोटी सी भविष्यवाणी करने की क्षमता के साथ साथ एक निश्चित सीमा के भीतर दुश्मन की नजर से ओझल न होने का कौशल भी मिलता था। कव ने निशानेबाज की इंद्रियों को और अधिक दूर गतिज क्षमताओं की ओर मोड़ दिया। यहाँ अंतर यह है कि यह संवेदी लॉक और निशानेबाज के बीच संचार पर निर्भर करता है। अगले स्तर की तुलना में अनुमत विचलन बहुत कम था। होमिंग से कहीं अधिक स्वतंत्रता मिलती है और इस स्तर पर निशानेबाज का प्रक्षेपास्त्र शक्ति खोए बिना लंबे समय तक बुनाई पथ के माध्यम से दुश्मन का पीछा कर सकता है। अंत में मार्क्समैन था। ज्यादातर एबिलिटी इंडेक्स के उलट ये सिर्फ सेवेंस के लिए आरक्षित नहीं था, हालांकि इसके उच्चतम स्तर थे। मार्क्समैन से लगभग सर्वज्ञता से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि दुश्मन आगे क्या करेगा और उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। ये लियोनेल की अपनी ड्रीम सिमुलेशन क्षमता से अजीब तरह से मिलता जुलता था। उच्चतम स्तर पर, जो विद्वानों के लिए आरक्षित था, वे व्यावहारिक रूप से भविष्य देख सकते थे। निम्नतम स्तर पर कुछ शाखाओं वाले रास्ते और उनकी संभावनाएं देखना संभव था। लियोनेल और इस स्तर पर किसी के बीच मुख्य अंतर यह था कि उत्तरार्ध पूरी तरह से अपनी आंखों पर निर्भर होगा, यह उनकी आत्मिक शक्ति तक विस्तारित नहीं होगा। इस समय ड्रेक काफी अच्छा कर रहा था और 5वें आयाम में होमिंग के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। चौथे आयाम के अस्तित्व के लिए यह बहुत अच्छा था और लियोनेल को उससे बहुत उम्मीदें थीं। आखिर में फ्रेंको आ गया। उसने लियोनेल की तरफ उत्सुकता से देखा, उम्मीद करते हुए कि उसका नतीजा भी बाकियों की तरह शानदार होगा। उसकी क्षमताएं बहुत साधारण थीं, यह विशुद्ध शारीरिक वृद्धि थी। हालांकि ये ताकत, गति या ऐसी ही अन्य चीजों में होने वाली आम वृद्धि जितनी साधारण नहीं थी, बल्कि यह उसकी इंद्रियों से लेकर उसकी गति और प्रतिक्रिया समय तक हर चीज में एक समग्र सुधार था। फ्रेंको को शायद सर्वव्यापी सार्वभौमिक शक्ति को समझने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन लियोनेल समझ गया था कि ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके और अर्नोल्ड जैसे बहुत कम लोग होंगे। उसे बहुत ऊंची सीमा तय करने में सावधानी बरतनी होगी, वरना अगर वह असफल हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान फ्रेंको को ही होगा। ऐसा करने के बजाय लियोनेल ने फ्रेंको के भविष्य का मार्ग उसके अनुसार तय किया जो उसे पसंद था। फ्रेंको को लगता था कि चौड़ी तलवार सबसे बेहतरीन हथियार है, इसलिए लियोनेल ने उसे उसी रास्ते पर चलने दिया। साथ ही लचीलेपन के लिए उसने एक अनिवार्य दिनचर्या भी अपनाई। कैप, तुम सच में नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं, है ना? लियोनेल मुस्कुराया, क्या बात है? बल्कि मैं मर जाऊंगा। अरे छोड़ो भी, ये तो बस थोड़ा सा खिंचाव है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, किस बात की तैयारी में? फ्रेंको लगभग अवाक रह गया।
मैं तुम्हारे लिए भी उस तरह नहीं झूलता कैप। लियोनेल के होंठ फड़क गए। वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, यह उसकी कामुकता का सवाल कैसे बन गया। फ्रेंको की कल्पना शक्ति वाकई बहुत ज्यादा सक्रिय थी। इतनी शिकायत करना बंद करो। अगर तुम अपनी क्षमता को अधिकतम करना चाहते हो तो तुम्हारे अंगों को लचीला होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होगे। साथ ही ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग सिर्फ वेट ट्रेनिंग के बाद ही करें। अगर तुम इसे पहले करोगे तो तुम्हारा प्रदर्शन प्रभावित होगा और चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर तुम इसे बाद में करोगे तो तुम कसी हुई मांसपेशियों को ढीला कर पाओगे और ज्यादा स्वस्थ विकास को बढ़ावा दे पाओगे। मैं भी बाकियों की तरह एक अच्छी दिनचर्या क्यों नहीं पा सका? कैप ने तुमसे क्या करने को कहा था? मिलान ने उत्सुकता से पूछा। भाड़ में जाओ, मैं इसे कब्र में ले जा रहा हूं। जब वे 9 लोग बातें कर रहे थे तो मेज पर हल्की सी हंसी गूंज रही थी। आखिरकार लियोनेल को लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह ... मैं तुम सबको 2-2 खजाने दूंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम दोनों में से ज्यादा कीमती का ही इस्तेमाल तभी करो जब तुम जिंदगी और मौत की स्थिति में हो। दिखावा मत करो जब तक कि तुम सब समय से पहले दफन नहीं होना चाहते। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं कब तक गायब रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा। जिस व्यक्ति ने मुझे नक्शा दिया था उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं मानता हूं कि चूंकि मैं उसे पढ़ सकता हूं, इसलिए मैं काफी मजबूत हूं। लियोनेल ने क्राफ्ट शुरू करने से पहले कुछ बातें सहजता से समझाईं। साफ था कि उसे न तो अंदाजा था कि वह कितना हंगामा मचाने वाला है, न ही उसे पता था कि वह किस तरह की चिंगारी जलाने वाला है। तारांकन। कुछ दिनों बाद लियोनेल ने खुद को उसी छोटे से जहाज पर पाया जिसे वह एक वीरान ग्रह पर छोड़ आया था। वह काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा, मानो अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा हो। उसकी धड़कन स्थिर थी, उसका रक्त सुचारू रूप से बह रहा था और उसकी सांसों में एक सुकून भरी लय थी। आईना जो चीजें पीछे छोड़ गई थीं, बिना कोई आवाज किए उसकी गोद में रख दी गईं। उसने पहले ही जांच कर ली थी, लेकिन कोई अंतिम संदेश नहीं था, कोई माफी नहीं थी और न ही कोई गुस्से से भरी हुई बात कि वह कितना बुरा बॉयफ्रेंड था। अगर कोई लियोनेल को इतना भी खोल दे कि उसके मन की बात पढ़ सके तो भी उसे कभी अंदाजा नहीं होगा कि वह ब्रेकअप से गुजर रहा है। शायद लियोनेल का अपना ड्रीम सिमुलेशन भी इस बात को समझ ही न पाए। मुझे आश्चर्य है कि पापा माँ से कितने समय से दूर हैं। कम से कम 18 साल है ना? क्या इस दौरान उन्होंने बातचीत की? क्या उन्हें एक दूसरे की याद आती थी? आखिर वे अलग क्यों हुए? क्या कोई वाजिब वजह थी या वजह इतनी भयानक थी? लियोनेल सोच रहा था। उसके पिता उसे अलविदा कहे बिना ही छोड़कर चले गए। खैर, अगर उसके होलोग्राफिक संदेशों को छोड़ भी दिया जाए तो क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से दोबारा मिलने के लिए बहुत उत्साहित था, या कोई और वजह थी? और अध्याय देखना चाहते हैं। अब जब लियोनेल ने इस बारे में सोचा तो उसे यकीन ही नहीं था कि उसके माता पिता अब भी साथ हैं। उसे बस इतना पता था कि उनका तलाक हो चुका है। बुजुर्ग, अगर तुम यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। तुम सच में जानते हो कि बुरे वक्त में कैसे गायब होना है। लियोनेल ने डिक्शनरी से बात करने की जहमत भी नहीं उठाई। हालांकि उसमें उसके पिता की आवाज थी, लेकिन वह बनावटी लग रही थी। इससे उसे मदद मिलने की बजाय गुस्सा ही आएगा। उसके सामने कर्तव्य और प्रेम के बीच एक विभाजित रास्ता था। किसी तरह लियोनेल को लगभग पता था कि यही विभाजित रास्ता उसके माता पिता को इतने लंबे समय से अलग कर रहा था। ये वाकई एक क्रूर फैसला था। लियोनेल ने अपनी कुर्सी पर पीठ टिका ली और आंखें बंद कर लीं। शांत जहाज में गहरी लयबद्ध सांसें चल रही थीं। इस तरह एक अकेला युवक एक उजाड़ ग्रह पर बैठा था जो दर्जनों प्रकाश वर्ष के भीतर एकमात्र जीवित आत्मा था। तारांकन। अंतरिक्ष की गहराइयों में एक छोटा सा जहाज वास्तविकता के ताने बाने को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वह थरथरा रहा था, हिल रहा था, लेकिन आखिरकार उसमें से निकल गया। और दूसरी तरफ जो नज़ारा दिखा वह शायद उस पर सवार 3 महिलाओं ने अब तक देखा सबसे शानदार नज़ारा था। आगे सिर्फ एक ग्रह नहीं था, बल्कि 3 थे। वे धीरे धीरे एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे, मानो वे एक दूसरे के चंद्रमा हो, और साथ ही उनके चारों ओर अनगिनत छोटे छोटे असली चंद्रमा भी मंडरा रहे थे। एक ग्रह गहरे बैंगनी रंग के महासागरों से ढका हुआ था और उस पर हल्के लवेंडर जैसे बादल थे। उसके महाद्वीप चांदी के अंतहीन विस्तार थे जो रात में भी टिमटिमाते थे।
दूसरा ग्रह सुनहरे संगमरमर जैसा दिख रहा था, जिस पर सफेद रंग के बेहद सफेद रंग के घुमावदार घेरे बने हुए थे। बादलों ने उसके पूरे शरीर पर खूबसूरत पैटर्न बनाए थे, जिससे वह किसी नाजुक ढंग से गढ़ी गई पेस्ट्री या अमूर्त कला के किसी खूबसूरत नमूने जैसा लग रहा था। आखिरी ग्रह इतने ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ था कि वे उसकी सतह से, बादलों के बीच से और यहां तक कि उसके वायुमंडल से भी आगे सींगों की तरह उभरे हुए थे। ये विशाल पहाड़ गर्व से खड़े थे, जबकि हरे भरे नीले सागर और नाजुक सफेद बादल उनके पैरों के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। इनमें से हर ग्रह का अपना एक अनोखा चरित्र था जो किसी को भी अंदर तक हिला सकता था। और यही वह पहला नजारा था जो इन तीनों महिलाओं ने छठे आयाम में कदम रखते ही देखा। आयना ने खिड़की से बाहर देखा, उसकी लाल आंखें पीछे हट गई थीं और उसका चेहरा अधिक तटस्थ हो गया था। कितना समय हो गया था उसे अपने पिता को देखे हुए, कितना समय हो गया था। लियोनेल ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली, उनकी हल्की बैंगनी गहराई में शांति का एक कुंड तैर रहा था। मजेदार बात यह है कि उसे सबसे ज्यादा संघर्ष भावनाओं से नहीं, बल्कि उन्हें त्यागने या न त्यागने के फैसले से था। संतुलन बराबर होने के बाद चुनाव उसके हाथ में था। तार्किक फैसला यही था कि चीजों को यथास्थिति में ही रहने दिया जाए। आखिरकार टाई को आमतौर पर इसी तरह से संभाला जाता था, लेकिन ऐसे फैसले का मतलब यह भी था कि उसे इसे अपने साथ लेकर चलना होगा, और वह लगभग ऐसा नहीं करना चाहता था। यह उसकी विचार प्रक्रिया में बहुत ज्यादा बाधा डाल रहा था, उसका बहुत ज्यादा समय ले रहा था। अंततः लियोनेल को अपने विचलित करने वाले विचारों को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ा। हालांकि किसी तरह एक दिमाग इसके लिए काफी नहीं लग रहा था। उसे 100 से ज्यादा विचार सौंपने पड़े, तब जाकर वे संतुष्ट हुए, और इससे उसके पास 10% की कमी रह गई, जो सामान्यतः उसके पास नहीं होती। फिर भी लियोनेल को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, कुछ भी, ताकि उसका दिमाग साफ और मुक्त रहे। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसकी संज्ञानात्मक क्षमता पर इसका असर और भी बुरा होता। कम से कम अब वह अपने मन को 1000 से ज्यादा तरीकों से बांट सकता था। चूंकि पहले वह सिर्फ कुछ दर्जन तरीकों से ही काम चला पाया था, अगर वह 900 से ज्यादा तरीकों से भी तबाही नहीं मचा सकता था, तो बेहतर होगा कि वह इसी पल अपने सारे लक्ष्य छोड़ दे। ऐसा करने के बाद लियोनेल ने पॉलिश किया हुआ मेमोरी अयस्क का टुकड़ा निकाला। यह उसके पास वर्षों से था, लेकिन यह केवल दूसरी बार था जब उसने इसे इस तरह अपने हाथों में लिया था। इसका आकार हल्का अंडाकार था और यह इतनी चमकदार चांदी की थी कि लियोनेल अपनी परछाई तक को आश्चर्यजनक स्पष्टता से देख सकता था। फिर भी छूने पर यह खुरदुरा सा लग रहा था। लियोनेल को यकीन था कि जब उसे पहली बार मेमोरी अयस्क मिला था तब उसे ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब कुछ बदल गया था। कई संभावनाओं को खारिज करने के बाद लियोनेल को एहसास हुआ कि शायद उसकी अपनी संवेदनशीलताएं विकसित हो गई थीं। न केवल लियोनेल के टियर 9 धातु शरीर ने उसे अयस्कों और उनकी परिष्कृत धातुओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया, बल्कि अपनी संवेदी धारणा को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को विभाजित करने की लियोनेल की आदत भी काम आ रही थी। लियोनेल को उस पल एहसास हुआ कि इस नक्शे को पढ़ने के लिए उसकी आंतरिक दृष्टि पर्याप्त नहीं होगी। हालांकि वह अपनी स्वप्न शक्ति के साथ 5वें आयाम में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसका असली आयाम उसे दबा रहा था। उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी परिवर्तनशील पृथ्वी आत्मीयता और अपनी आंतरिक दृष्टि के संयोजन पर निर्भर रहना होगा। कुछ क्षण तक मेमोरी अयस्क को देखने के बाद लियोनेल ने ध्यान केंद्रित किया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अंकल मोंटेज के अनुसार ये मेमोरी और एक नक्शा था, लेकिन लियोनेल जानता था कि मेमोरी और में इतनी जानकारी समाहित है कि 25वीं सदी की पृथ्वी के कंप्यूटर चिप्स में भी एक छोटा सा छेद करने से पहले ही जगह खत्म हो जाएगी। और ये सभी कंप्यूटर चिप्स अब तक मौजूद थे और कभी भी मौजूद रहेंगे। अंतर बस इतना था कि उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। लियोनेल को यकीन नहीं हो रहा था कि एक नक्शे के लिए इतनी जगह की जरूरत होगी, और अगर होती भी तो वह उसे पढ़ कैसे पाता। एक स्मृति अयस्क पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बनाने में सक्षम होगा, लेकिन अगर सचमुच यही सब कुछ था तो लियोनेल को हार माननी चाहिए और चौथे आयाम में प्रवेश करने के लिए कोई दूसरी तकनीक अपनानी चाहिए। इतने बड़े मानचित्र पर वह स्वयं को कैसे स्थापित कर पाएगा? लियोनेल बस यही उम्मीद कर सकता था कि मेमोरी अयस्क की इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद उसका बहुत कम हिस्सा ही इस्तेमाल हो रहा होगा। शायद बड़े परिवारों और संगठनों की आदत ही थी कि वे मेमोरी अयस्क को इस तरह बर्बाद कर देते हैं। धरती पर भी अमीर लोग कीमती धातुओं का इस्तेमाल उन जगहों पर करना पसंद करते हैं जहां उनका कोई काम नहीं है, जैसे शौचालय और अध्याय देखना चाहते हैं। हालांकि लियोनेल को जो कुछ मिला उससे वह दंग रह गया। यह कोई नक्शा नहीं है,
इसमें तो कोई जानकारी भी नहीं है। यह क्या है? कोई सुराग, कोई एन्क्रिप्शन। लियोनेल जो छवि देख रहा था वह पहले तो धुंधली थी। याद रखना जरूरी था कि स्मृति अयस्कों का इस्तेमाल कितना मुश्किल था। इसकी रासायनिक संरचना को बिगाड़ने के लिए आत्मिक शक्ति के अत्यंत सूक्ष्म प्रयोग की आवश्यकता थी। इस गड़बड़ी को अगला व्यक्ति एक संदेश के रूप में समझ सकता था। हालांकि इसमें समस्या ये थी कि मेमोरी अयस्क को पढ़ना किसी खदान क्षेत्र में चलने जैसा था। अगर आप बहुत जोर से या पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते तो आप रासायनिक संरचना को बिगाड़ सकते थे और इस तरह वह जानकारी नष्ट कर सकते थे जिसे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बेशक लियोनेल की अपनी स्वप्न शक्ति अभी भी इतनी कमजोर थी कि इतने ऊंचे स्तर के अयस्क में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती थी, और यही विडंबना थी कि कम अनुभव के बावजूद उसके लिए ये सब करना संभव था। हालांकि अगर वह एक छोटा सा बदलाव भी कर पाता तो इस विशाल ब्रह्मांड में किसी स्थान को इंगित करने वाले मानचित्र में वह हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकता था। इसलिए लियोनेल सावधान था। अपनी ड्रीम फोर्स पर नियंत्रण को लेकर वह कितना भी आश्वस्त क्यों न हो, वह जरूरत से ज्यादा सावधान था। वह कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि जब तक वह जानकारी की पहली परत देख पाता तब तक वह इस तथ्य से स्तब्ध रह जाता था कि यह जानकारी ही नहीं थी, या ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। स्मृति अयस्क में जानकारी कई स्तरों पर संग्रहित की जा सकती थी। सबसे गहरा और पढ़ने में सबसे कठिन स्तर लगभग परमाणु स्तर पर था। हालांकि सबसे आसान स्तर मानव कोशिका के आकार के लगभग 100 ट्रिलियन परमाणुओं में संग्रहित था। इसलिए असमानता स्पष्ट थी। अच्छी खबर यह थी कि यह एन्क्रिप्शन कोशिका स्तर पर था, इसलिए लियोनेल जो उस आकार की चीजों के साथ तब से काम कर रहा था जब से उसने डायमेंशनल क्लींस का अभ्यास शुरू किया था, इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि बुरी खबर यह थी कि यहीं पर परिचितता और सहजता समाप्त हो गई। फिर भी लियोनेल के होठों पर मुस्कान तैर गई। एन्क्रिप्शन, पहेलियां, कोडित खेल, यही वो चीज थी जिसमें वो सबसे अच्छा था। लियोनेल ने एन्क्रिप्शन की पहली परत को नजरअंदाज कर दिया और गहराई में उतर गया। पहली परत 100 ट्रिलियन परमाणुओं के पैमाने पर थी, दूसरी 10 ट्रिलियन के पैमाने पर थी, तीसरी 1 ट्रिलियन के पैमाने पर थी और अंतिम परत थी मेमोरी। और की दिलचस्प बात यह थी कि इसमें गहराई तक देखने के लिए कोई रुकावट नहीं थी। हालांकि जितना गहराई में जाया जाता, परतों को पहचानना उतना ही जटिल और मुश्किल होता जाता, मानो कोई ईयरफोन के तारों को एक ही झटके में सुझाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे वह तारों के इस उलझे हुए जाल को घूर रहा हो। उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि वह एक एक करके तारों के घुमावदार रास्ते पर चल रहा था। मैं समझता हूं, तो अगर मैंने बस पहला एन्क्रिप्शन लेयर पूरा कर लिया होता तो बाकी सब बर्बाद हो जाता। सबसे अच्छी बात तो ये होती कि मैं पूरी तरह से भटक जाता और डायमेंशनल क्लींस के बाद के हिस्से कभी नहीं ढूंढ पाता। सबसे बुरी बात तो ये होती कि मैं कहीं किसी ब्लैक होल में पहुंच जाता और फिर कभी दिखाई या सुनाई नहीं देता। लियोनेल अपने काले हास्य पर हंस पड़ा। अगर कोई एक चीज थी जो उसे करना पसंद था तो वो थी जीतना। लेकिन वो दिल से थोड़ा नर्म भी था और अक्सर दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए पीछे हट जाता था। इससे एक अजीब सा असंतुलन पैदा हो गया था, जहां कभी वो पूरी ताकत लगा देता था तो कभी ऐसा लगता था जैसे वो बस आराम से टहल रहा हो और उसे नतीजे की कोई परवाह नहीं। लेकिन इस तरह के सिंगल प्लेयर गेम्स अलग थे। यहाँ किसी की भावनाओं को आहत करने वाला कोई नहीं था। मुकाबला उसके और उस पहेली के बीच था जिसे किसी बूढ़े ने शायद बहुत मजे से सुलझाया होगा। इसलिए एक पल के लिए वह अपनी सारी चिंताएं भूल गया। लियोनेल ने लगभग वही गलती कर दी थी जिसके बारे में उसने खुद को आगाह किया था। जैसे ही उसने पहला एन्क्रिप्शन देखा, उसने पहले ही इसका हल सोच लिया था और शायद यही सबसे आसान उपाय था। लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि शायद चीजें इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। लियोनेल जितना बुद्धिमान था उतना ही वह इस बात से भी वाकिफ था कि दूसरों के लिए क्या मुश्किल माना जाता है और क्या नहीं। ये नजरिया बेहद जरूरी था, खासकर अगर वह राजा बनना चाहता था। वह लोगों को सिर्फ इसलिए असंभव काम नहीं सौंप सकता था क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें पूरा करना काफी आसान है। सौभाग्य से लियोनेल के पास अच्छी बौद्धिक क्षमता थी और दुनिया के प्रति उसका दृष्टिकोण वस्तुपरक, लगभग बहुत व्यवस्थित था। वह पहला उपाय ऐसा था जिसके बारे में राज को छोड़कर हर कोई उसे देखने के पहले 10 मिनट में ही सोच सकता था। और अगर राज हार न माने तो वह भी 5 मिनट में उसे हल कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो समाधान बहुत आसान था। तो
लियोनेल को शक हुआ और उसने गहराई से जांच की। जैसी कि उम्मीद थी, यह एक परतदार पहेली थी। पहली परत में बदलाव अगली और उसके बाद की परतों पर असर डालता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही थी। स्मृति अयस्क एक संपूर्ण और ठोस टुकड़ा था। इसकी रासायनिक संरचना पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर थी। बेशक शुरुआत में कोई भी बदलाव बाकी सब पर असर डालेगा। इस सब की विडंबना ये थी कि अगर लियोनेल पहले उपाय पर चलता तो दूसरी परत इस तरह उलझ जाती कि उसे सुलझाना और भी आसान हो जाता। और अगर वह दूसरी परत के लिए सोचे गए पहले उपाय पर चलता तो तीसरी परत भी उसी पैटर्न पर चलती। क्या आप और अध्याय पढ़ना चाहते हैं? आइए। लेकिन अगर लियोनेल ने भी ऐसा ही किया और तीसरी परत के लिए पहला हल पूरा किया, तो दूसरी परत और भी जटिल रूप ले लेगी। और अगर उसने दूसरी परत को फिर से हल किया तो पहली परत के साथ भी यही होगा। इसका परिणाम ये होगा कि जटिलता का चक्र अंतहीन रूप से बढ़ता जाएगा। गलती से इस रास्ते पर चलने की अच्छी खबर ये थी कि जहां तक लियोनेल को पता था, पीछे मुड़कर इसे पूर्ववत करना संभव था। लेकिन बुरी खबर ये थी कि पीछे हटना बस जो आपने किया था उसका उल्टा करके नहीं हो सकता था। लियोनेल ने स्मृति अयस्क को अपनी गोद में रख लिया और अपने स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। एक विचार के साथ पहली 3 परतों की एक प्रतिकृति बन गई। सबसे पहले उसने पहली परत के लिए घोलों की संख्या गिननी शुरू की। लेकिन 10,000 तक पहुंचने के बाद उसका होंठ लगातार फड़कने लगा। न केवल हर अगले समाधान को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था, बल्कि लियोनेल को लग रहा था कि सचमुच अनगिनत समाधान है। अगर वह उन्हें गिनकर सबसे अच्छा समाधान चुनने की कोशिश करे तो वह जिंदगी भर यही रहेगा। कितनी चतुर पहेली है। तीनों परतें अंतरिक्ष में लगभग लकड़ियों और गेंदों से बने रासायनिक मॉडल की तरह तैर रही थीं। हर बदलाव, चाहे वह सिर्फ एक में ही क्यों न हो, बाकी सब चीजों में रुकावट डालता था, जिससे ये काम और भी मुश्किल हो जाता था। उस क्षण लियोनेल की आंखें चमक उठीं। हर बदलाव बाकी सब चीजों में रुकावट डालता है। ऐसे में पहली परत से शुरुआत करने की क्या जरूरत है? नहीं, ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वहां से शुरुआत करने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर लियोनेल हर परत को अलग अलग देखता तो उसे अनगिनत हल नजर आते। पहली परत के लिए जो भी हल वह सोचता, उसके बाद वह दूसरी परत के हल गिनता और फिर तीसरी परत के लिए भी यही करता। नतीजा ये हुआ कि जानकारी का बोझ बहुत ज्यादा हो गया। अगर ड्रीम स्कल्प्ट हर चीज पर नजर न रखता तो लियोनेल बहुत पहले ही बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया होता। हालांकि क्या होगा यदि वह पहली परत को नजरअंदाज कर दे और अन्य परतों से शुरुआत करे? दिलचस्प है। दूसरी परत में अभी भी सैकड़ों समाधान हैं, लेकिन यह उन हजारों समाधानों से बहुत कम है जो मैंने पहली परत के लिए पहले ही खोज लिए थे। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें एक निश्चित सीमा है। अगर मैं पहली 2 परतों को नजरअंदाज कर दूं और तीसरी परत से शुरू करूं तो बस कुछ दर्जन समाधान बचते हैं। और एक बार फिर एक सख्त सीमा है। लियोनेल की आंखें चमक उठीं, उसके दिमाग में गणनाएं तीव्र गति से घूम रही थीं। ये रहा असली समाधान। लियोनेल की आंखें खुल गईं, उसकी स्वप्न शक्ति स्मृति अयस्क में उमड़ पड़ी। जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, लियोनेल को लगा कि स्मृति अयस्क की खुरदरी सतह अचानक फिर से चिकनी हो गई है। वह हल्के से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि वह सही निष्कर्ष पर पहुंच गया है। अब जब लियोनेल ने इस बारे में सोचा तो शायद उसने शब्दकोश से ही यह सब करने को कहा होगा। किसी दूर की दुनिया में अंकल मोंटेज का दम जरूर घुट रहा होगा। मेमोरी अयस्क का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से पूरा किया जाना था। शब्दकोश निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जिस पर इसे बनाने वाले व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया होगा और इसका इस्तेमाल करना धोखाधड़ी से कम नहीं होता। किसी भी तरह शब्दकोश शायद कोई समाधान सुझा सकता था, लेकिन उसे लागू करने के लिए ड्रीम फोर्स पर जिस कुशल नियंत्रण की जरूरत थी, वह बिल्कुल अलग कहानी थी। इस बारे में शब्दकोश कुछ नहीं कर सकता था। लियोनेल का मन एक बार फिर स्मृति अयस्क में डूब गया। हालांकि इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वह एक खूबसूरत और साफ तस्वीर को जन्म लेते हुए देख रहा हो। पहले की अस्त व्यस्तता की तुलना में ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल किसी नन्हे बच्चे की लिखी हुई रचनाएं पढ़ने से लेकर किसी विश्व प्रसिद्ध लेखक की उत्कृष्ट कृतियों तक पहुंच रहा हो। लियोनेल हमेशा सोचता था कि स्मृति अयस्क को पढ़ना जरूरी है, लेकिन अब उसे पता था कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं। वह इसका सबसे अच्छा वर्णन इस तरह करेंगे जैसे ट्यूनिंग फोक बजाना। आकार और सामग्री के आधार पर ध्वनि की एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। एक मेमोरी अयस्क ऐसा ही था, लेकिन मन की आंखों के लिए। स्मृति अयस्क ऐसे गूंज उठा जैसे उसे लियोनेल की स्वप्न शक्ति के प्रभाव में बजाया गया हो।
नतीजा ये हुआ कि उसके मन में एक जीवंत तस्वीर उभर आई। लियोनेल को तब एहसास हुआ कि जब वह सही निष्कर्ष पर पहुंचेगा तो यह हमेशा स्पष्ट हो जाएगा। केवल यही निष्कर्ष स्मृति अयस्क को इस तरह गाने के लिए प्रेरित कर सकता था। अचानक लियोनेल के मन में न केवल एक स्थान आया, बल्कि वह उसे महसूस भी कर सका। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसे उस जगह जाने का मौका ही नहीं मिला। वह प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया, क्योंकि उसके आसपास की विरल शक्ति स्मृति अयस्क के साथ प्रतिध्वनित होने लगी थी। लियोनेल की आंखें चौड़ी होने का समय भी नहीं मिला था कि उस छोटे उजाड़ ग्रह पर मौजूद सारी शक्ति उसकी ओर बढ़ाए। लाल भूरे रंग की रेत, मिट्टी और चट्टानों का एक विशाल धूल भरा तूफान बना। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह छोटा सा ग्रह बमुश्किल 2 मीटर लंबे एक छोटे से अंतरिक्ष यान के चारों ओर अपनी एक आंख बना रहा हो। फिर ये सब गायब हो गया। क्या आप और अध्याय देखना चाहते हैं? जब धूल भरी आंधी थमी तो एक छोटे से गड्ढे के अलावा कुछ नहीं बचा था। लियोनेल, वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तारांकन तारांकन। छठे आयाम की गहराई में एक छोटा सा चांदी का जहाज आसमान में लटका हुआ था। पांचवें या चौथे आयाम में मिलने वाली चीजों के विपरीत छठे आयाम में अंतरिक्ष यात्रा उतनी ही आम थी जितनी 21वीं सदी की धरती पर कार चलाना। चारों ओर सभी आकार और प्रकार के जहाज थे जो प्रकाश की जादुई किरणों द्वारा नियंत्रित मार्गों पर चल रहे थे। प्रकाश की ये गलियां मानो शून्य से प्रकट हुई हो और नियंत्रित पथों पर ऐसे मुड़ी हो मानो उनका अपना मन हो। अगर कोई गौर से देखे तो ऐसा लगता है कि वे अपनी ही परिक्रमा जैसी आकृतियां अपना रही हों, गहरे आकाश में धीरे धीरे और सूक्ष्मता से एक दूसरे में गुंथती घुमाती फिरती हों। फिर भी ऐसी चीज से अपेक्षित अराजकता के विपरीत इसमें एक प्रकार की पागल कर देने वाली व्यवस्था थी, जिससे इसमें शामिल सभी लोग पूरी तरह से अभ्यस्त थे। कुछ अंतरिक्ष यान 3 ग्रहों की कक्षा छोड़कर दूर निकल गए। कुछ ने अपने इच्छित ग्रह तक पहुंचने के लिए सावधानीपूर्वक मार्ग बदले, और यूरी द्वारा संचालित छोटे यान जैसे कुछ अन्य ने अपने इच्छित पथ पर पहुंचने के लिए कम विरल क्षेत्रों के चक्कर लगाने में समय लिया। कुछ ही देर बाद यूरी भीड़भाड़ से गुजरते हुए चांदी के रंग वाले बैंगनी ग्रह की ओर जाने वाला एक रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गई। ट्रैफिक के बावजूद वह आखिरकार निश्चिंत हो पाए और चीजों को अपने आप चलने दिया। इस पूरे समय वह जिस तरह से खुद को नियंत्रण में दिखाती रही थी, ये पहली बार था जब उसने फोल्ड्स ऑफ रियलिटी को पार करने के लिए किसी जहाज को चलाया था। ऐसा करना बेहद खतरनाक था और ऐसा करते हुए कई लोग मारे गए। यही कारण था कि अगर मदद मिल सकती थी तो कोई भी सहजता से आयामों के बीच नहीं जाता था। अगर कोई ऐसा करने ही वाला था तो सबसे आसान तरीका यही होगा कि एक उच्च गुणवत्ता वाला ताबीज इस्तेमाल किया जाए। कम से कम इस तरह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। दुर्भाग्य से यूरी के पास ऐसा कोई ताबीज नहीं था। यूरी ने अपनी कुर्सी पीछे करके आयना और सावन की ओर देखा। जब उसने देखा कि आयना अब कम से कम ज्यादा संभली हुई है तो उसने खुद को सिर हिलाया। बस अफसोस की बात यह थी कि आयना की निगाहें फिर से वैसी ही ठंडी हो गई थी जैसी अपने पहले जोन से बाहर निकलते समय थी, वही आंखें जो कॉनराड को मारते समय थीं। अगर यूरी को कोई एक पल चुनना होता तो वह पल था जब उसका दृढ़ संकल्प सबसे ज्यादा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि आयना बदला लेने के विचारों से ग्रस्त थी। ये ग्रह वियोला परिवार द्वारा नियंत्रित है और उनके नाम से मिलता जुलता है। वे एक शक्तिशाली छठे आयाम का परिवार है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि दत्तक पिता का उनसे क्या संबंध है, इसलिए मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमें सावधान रहना चाहिए। सावन ने सिर हिलाया और अपने अंगों और उंगलियों को एक एक करके फैलाया। वह अभी भी छठे आयाम की आदत डालने की कोशिश कर रही थी। यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं था जितना यूरी ने बताया था, कम से कम उससे एक नश्वर की तरह कमजोर तो नहीं लग रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से 5वें आयाम की दुनिया से कहीं ज्यादा भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण सामान्य से 3-4 गुना ज्यादा था, जबकि वे अभी तक किसी ग्रह पर भी नहीं थे। एना, यूरी ने पुकारा, तुम इस तरह से सुंदर चेहरा लेकर नहीं घूम सकती। छठा आयाम पहले से ही काफी खतरनाक है, यहाँ हर समय कामुक पुरुषों से निपटना नहीं पड़ता। ये कहाँ है? यूरी ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक मुखौटा निकाला और उसे फेंक दिया। आयना अवाक रह गई, लेकिन यूरी के मजाक पर वह सिर्फ अपना सिर हिला सकी। फिर भी उसने काला मुखौटा पहन लिया, लेकिन कम से कम यूरी ने अपने और सावाहन के लिए 2 और मुखौटे तो निकाल लिए। उसी क्षण चांदी का जहाज ग्रह के वायुमंडल को चीरता हुआ बाहर आया। नीचे एक आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जहाज का डॉकिंग स्टेशन बनाना कोई आसान काम नहीं था।
अंदर से देखने पर यह कई षटकोणीय डिब्बों वाले एक छत्ते जैसा दिखता था। बाहर से देखने पर यह एक विशाल कांच के गुंबद जैसा दिखता था, जिसकी बदौलत दूर से ही वहां की अव्यवस्था देखी जा सकती थी। छत्ते जैसे पार्किंग स्टेशन विभिन्न आकार और प्रकार के होते थे, जो स्पष्ट रूप से उस जहाज के आकार पर निर्भर करते थे जिसे उनकी आवश्यकता थी। कुछ स्थायी थे और अक्सर यात्रियों, व्यापारियों या विभिन्न अन्य कंपनियों द्वारा खरीदे जाते थे, लेकिन अधिकांश अस्थायी स्टेशन थे जिन्हें आवश्यकता के आधार पर किराए पर दिया जाता था। अगर कोई सभ्य परिवार से था तो ज्यादा संभावना यही थी कि वह अपना जहाज अपनी ही जागीर में पार्क करेगा। हालांकि ऐसा करने की इजाजत सिर्फ उच्च कुलीन वर्ग के लोगों को ही थी। इतना अधिक यातायात आने जाने के बीच इस तरह की दुनिया में अपने स्वयं के कानून कैसे नहीं हो सकते। ग्रह पर विभिन्न लोकप्रिय स्थानों पर बिखरे ये कांच के गुंबद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। कोई भी अपनी इच्छानुसार कहीं भी अपना यान नहीं उतार सकता था। अगर कोई ग्रह पर घूमना चाहता था तो अंतरिक्ष यान के साथ बहुत ही विशिष्ट और बहुत कम रास्ते थे जिनसे वह यात्रा कर सकता था। अगर आप ज्यादा आज़ादी चाहते थे तो आपको अलग परमिट और साथ ही आपको ले जाने के लिए एक अलग तरह के जहाज की भी जरूरत होती थी। केवल बहुत अमीर और प्रभावशाली लोगों के पास ही अपनी विशेष लेन हो सकती थी, जिससे उन्हें अधिक निजी और कम विनियमित यात्रा की अनुमति मिलती थी। आश्चर्य की बात नहीं कि यूरी ने जहाज के ऑटो पायलट को बाकी सभी के साथ कई हनीकॉम्ब पार्किंग स्टेशनों में से एक की ओर जाने दिया। यही वह नंबर और जगह थी जहां उसके दत्तक पिता ने उसे जाने के लिए कहा था। और जैसा कि अपेक्षित था, जहाज के डॉक पर पहुंचने से पहले ही तीनों महिलाओं की नजर उस आदमी पर पड़ गई। आयना का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया, उसकी आंखें नकाब के नीचे लाल हो गईं। हालांकि उसे लगा कि उसने अपने शरीर से निकले सारे आंसू निचोड़ लिए हैं, लेकिन इतने लंबे समय में पहली बार अपने पिता को देखकर वह एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच गई। डॉकिंग स्टेशन की भीड़ भाड़ के बीच भी इस आदमी ने मानो अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी। उसके वस्त्रों का किनारा तेज हवाओं से अप्रभावित था और जहाज अनजाने में ही उसके चारों ओर से लंबा रास्ता तय कर लेते थे। उसके सिर पर आग जैसे लाल बाल थे और वे इतने घने थे कि मानो शेर की याल हो। उसके पूरे चेहरे पर फैले लाल बालों ने उसे और भी उभार दिया था। उसकी पीठ भालू जितनी चौड़ी और छाती गोरिल्ला जितनी चौड़ी थी। उसकी लंबाई 7 फुट से ज्यादा थी, फिर भी ये जगह से बाहर या अजीब नहीं लगता था। उसने अपने शरीर को इतनी ताकत और बल से भर दिया था कि उसके आसपास की हवा कई गुना धीमी हो जाती थी। उसकी लाल लाल मानिक जैसी आंखें लगभग आलसी लग रही थीं, लेकिन उसके बाकी रूप को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को सांस लेने का मौका दे रहा हो। अगर वे भी तेज होती तो शायद पूरा डॉकिंग स्टेशन अपनी जगह पर जम गया होता और अपना दिन आराम से नहीं बिता पाता। हालांकि आयना ने जो देखा वह कोई डरावना प्रक्षेपण या एकदम घोंटू कष्टदायक चित्रण नहीं था कि एक आदमी कैसा हो सकता है। उसने अभी अभी अपने पिता को देखा। इससे पहले कि वह स्थिर हो पाता, वह अंतरिक्ष यान से बाहर कूद गई। क्या आप और अध्याय देखना चाहते हैं? तारांकन तारांकन। जब लियोनेल की दृष्टि साफ हुई तो उसने पाया कि वह अभी भी अपने छोटे जहाज में है, लेकिन आसपास का वातावरण पूरी तरह से अलग है। क्या मेमोरी अयस्कों को लोगों को टेलीपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए था? लियोनेल की समझ से इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन अगर वह इससे एक कदम आगे सोचता तो शायद। स्मृति अयस्क जब उस पूर्ण अवस्था में पहुंचा तो उसकी प्रतिध्वनि बहुत जोरदार थी। अगर ऊर्जा की प्रतिध्वनि नहीं तो बलकला क्या थी? बलकलाओं ने दुनिया भर में विशिष्ट और अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए बल से लिखी गई विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। कौन कह सकता था कि स्मृति अयस्क में चतुराई से छिपाई गई बलकला वैसा ही प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती? दरअसल लियोनेल की तरह खजाने बनाते समय और भी स्थायी बलकलाएं खींचने के लिए क्या उसे कीमती अयस्कों और सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा? अगर स्मृति अयस्क कीमती सामग्री नहीं है तो क्या है? दरअसल इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बल खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करना शायद जरूरत से ज्यादा था। खैर, हो सकता है ऐसा ही रहा हो। लियोनेल को यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। हालांकि उसे इतना जरूर पता था कि यह अब तक का सबसे भारी दबाव था जो उसने अनुभव किया था। जब लियोनेल ने तीसरे आयाम के अस्तित्व के रूप में पांचवें आयाम की दुनिया में प्रवेश किया था, तब भी उसे बसंत की हवा जैसा ही एहसास हुआ था। लेकिन जैसे ही उसके शरीर को एहसास हुआ कि वह जहां भी है वहां फिर से प्रकट हो गया है, उसे एक पल के लिए सचमुच सांस लेने में तकलीफ हुई थी। दूसरे जहाजों के उलट लियोनेल के जहाज में खिड़कियां नहीं थीं।
उसने इसे गति, पलायन और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया था, तो वह इतनी स्पष्ट कमजोरी को कैसे छोड़ सकता था। उसने इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी आंतरिक दृष्टि और शब्दकोश का इस्तेमाल किया था। लेकिन उस क्षण, उस विकल्प ने उसे इस रहस्यमय स्थान पर बिताए गए पहले कुछ सेकंडों के लिए अंधा बना दिया। गहरी सांस लेते हुए लियोनेल ने खुद को संभाला। वह हमेशा के लिए यहां नहीं रह सकता था, है ना? कहीं गहरे अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी आंखों से बाहर की दुनिया को देखना चाहिए। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि यह एक ऐसा एहसास है जिसे सबसे शुद्ध रूप में अनुभव किया जाना चाहिए। दरवाजा धीरे धीरे खुला, संपीड़ित हवा धीमी, खींची हुई भाप के रूप में बाहर निकल रही थी। लियोनेल ने जब देखा कि उसके सामने क्या था, तो वह सांस रोके बिना नहीं रह सका। यह एक सड़क थी। हालांकि ये सड़क चमकती, सफेद रोशनी के कणों से बनी थी और अनंत की ओर फैली हुई थी। वह लगभग 10 मीटर चौड़ा था और चारों ओर अंतहीन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। लियोनेल को ये जानने के लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की जरूरत नहीं थी कि अगर उसने एक कदम भी पीछे हट गया तो उसकी जान चली जाएगी। दूर कहीं एक नीला तारा खामोशी से मडरा रहा था। शायद लियोनेल ने अब तक देखा सबसे खूबसूरत नीला तारा था। विशाल आकाश या ठंडा, पारदर्शी सागर उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। शायद कोई नाजुक ढंग से तराशा और पॉलिश किया हुआ नीलम ही उसकी बराबरी कर सकता था। तारा एक विशाल डायसन स्फीयर में कैद था। लियोनेल ने मान लिया था कि उसकी प्रकाशपथ उससे जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी तस्वीर थी जिसके बारे में लियोनेल ने 5 साल पहले तक कभी सोचा भी नहीं था कि वह कभी देख पाएगा। और इसके साथ ही एक ऐसा खतरा पैदा हो गया जिसका लियोनेल ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था।